अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे दिल में उम्मीद की शम्मा एक बार फिर रोशन हो गई है। यह चाय की चैनक मेरे मिशन की तकमील कर सकती थी। मैं अपने बरखुरदारी के सबूत के तौर पर फौरन उठ खड़ा हुआ। भैया जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। जैक ने कहा, ठीक है नंदलाल, मुरली प्रसाद चाय बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। नंदलाल ने बहुत कहा कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इससे पहले ही कोठड़ी से बाहर निकल गया। बाहर छोटे से कच्चे शहर में एक दरख्त के नीचे ईंटों का चूल्हा बना हुआ था, साथ ही हैंड पंप भी लगा था। नंदलाल ने चूल्हे में पहले से खुश्क लकड़ियां और घास डाल रखी थी। उसने आग जला दी। मैंने पंप में से पानी निकाल कर चेनक को साफ किया और उसमें आधे से ज़्यादा पानी डाल कर ले आया। बाबा जी, दूध कहाँ है? नंदलाल बोला, दूध नहीं है, दूध के बगैर चाय पियेंगे। इस तरह रात को नींद भी नहीं आएगी। हमें सुबह मुँह अंधेरे बॉर्डर क्रॉस करना है। उसने चैनक चूल्हे के ऊपर रख दिया, फिर जेब से चाय की पुड़िया निकाल कर उसमें चाय डाल दिया। इस दौरान मैंने प्यालियां धो डाली थीं और उन्हें एक चंगेर में रख दिया था। मैं सोच में पड़ गया था, क्योंकि प्यालियां 5 थीं। वैसे तो मुझे 5 प्यालियों की ही ज़रूरत थी, लेकिन ये सोच रहा था कि अगर जैक ने चाय की अपनी प्याली मेरी तरफ बढ़ाते हुए मुरवत में कह दिया कि मुरली प्रसाद, पहले तुम चाय पियो, मैं बाद में पी लूँगा, तो मैं किस तरह इनकार कर सकूँगा। लेकिन अब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं था। कमांडो एक्शन का वक्त आ गया था। टारगेट मेरे सामने था। अब मुझे अटैक करना था। ये अटैक का वक्त था। धमाका खेज महलूल की शीशी मेरी जेब में थी। मैं चाहता था कि किसी तरह नंदलाल वहाँ से इधर उधर हो और मैं चैनक में महलूल के चंद कतरे डाल दूँ, मगर वो वहीं चूल्हे के पास ईंट पर बैठा था। जब चाय उबलने लगी तो मुझे मौका मिल गया। मैंने जल्दी से रुमाल निकाल कर कहा, बापा जी आप अंदर चलें, मैं प्यालियों में चाय डाल कर लाता हूँ। नंदलाल उस वक्त अपनी जेबों में हाथ डालकर गरम चैनक को पकड़ने के लिए किसी रुमाल की तलाश में था, जो उसे नहीं मिल रहा था। मेरे हाथ में रुमाल देखकर वो उठा और बोला, ठीक है, और वो कोठड़ी में चला गया। चूल्हा कोठड़ी की ओट में था और कोठड़ी में बैठे हुए आदमियों को चूल्हा नजर नहीं आ सकता था। मैंने एक सेकंड भी ज़ाया न किया। जेब से महलूल की शीशी निकाली, उसका ढक्कन खोला और चाय की चैनक में उसके 10-12 कतरे गिरा दिए। शीशी दोबारा बंद करके जेब में रख लिया और प्यालियों में चाय उंडेलने लगा। गोल खान ने यह जो धमाका खेज महलूल तैयार किया था, उसकी खासियत यह थी कि वो इंसानी मादे में जाकर मैदे से पैदा होने वाले तेजाबी मादे के साथ मिलकर ही फटता था। मैदे में जाने के बाद भी वो एकदम से नहीं फटता था, बल्कि मैदे के तेजाबी मादे से मिलकर 10 मिनट के अमल के बाद फटता था। वैसे उसे खोलते हुए पानी में भी डाल दिया जाए तो कुछ नहीं होता था। उसका केमियाई अमल सिर्फ इंसानी मैदे के तेजाबी मादे के साथ हल होने के बाद पूरा होता था। मैंने 5 प्यालियां चाय से भर दी, चैनक वहीं चूल्हे के पास रहने दिया और प्यालियों की चंगेर उठाकर कोठड़ी में आ गया। कोठड़ी में 5 तकरीबकार बैठे बातें कर रहे थे। नंदलाल इन लोगों को कुछ समझा रहा था। जब मैं अंदर आया तो वो कह रहा था, मैं मुरली प्रसाद को पहले गवाल मंडी लेकर कूद जाऊंगा। हमें कोई ऐसी दुकान तलाश करनी होगी जहाँ रंग रोगन का सामान फिरोख्त होता हो। इस तरह बम फटने के बाद तबाही ज़्यादा फैलेगी। मैंने चंगेर चारपाई पर रख दिया। ये लम्हा मेरे लिए सबसे ज़्यादा ही जान खेज लम्हा था। 5 प्यालियों में उन लोगों की मौत मौजूद थी। अब देखना यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कोई प्याली में से चाय पहले पिए, कोई बाद में पिए और कोई बिल्कुल ही ना पिए। फिर ये मरला भी आने वाला था जब जैक ने रवादारी से काम लेते हुए मुझे पहले चाय पीने की दावत देनी थी। मैं उसके आगे ज़्यादा इनकार भी नहीं कर सकता था। ये बड़े अय्यार लोग थे। ज़्यादा इनकार करने से इन्हें शक पड़ सकता था कि आखिर मैं चाय ना पीने पर इतना इसरार क्यों कर रहा हूँ। मशीन गन मेरे कंधे से लटक रही थी। चाय का मेरा मिशन फेल हो जाने की सूरत में मुझे मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग ही करनी थी। जवाबी फायरिंग में मेरे हलाक हो जाने का इम्कान बाकायदा मौजूद था। मैंने चंगेर में से प्यालियाँ उठा उठा कर उन्हें देनी शुरू कर दी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने जैक की तरफ प्याली बढ़ाई तो उसने कहा,
मुरली प्रसाद, पहले तुम पियोगे, मैं बाद में पी लूँगा। मैंने 2-3 बार इनकार किया, लेकिन जब जैक का इसरार बढ़ा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पापा जी, जैसे आपकी मर्जी, मैं ही पहले पी लेता हूँ। मैं प्याली होंठों के पास ले गया। मैंने देखा कि इस दौरान वो सारे आदमी मज़े से चाय पी रहे थे। मैंने प्याली होंठों के पास ले जाकर जल्दी से नीचे रख दी और कहा, बड़ी गर्म चाय है, मैं चाय को ज़रा ठंडी करके पीता हूँ। जैक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, ठीक है, लो मैं ठंडी कर देता हूँ। उसने मेरी प्याली हाथ में लेकर उसमें 3-4 फूंके मारे और प्याली मुझे पकड़ाते हुए कहा, अब पी जाओ, ठंडी हो गई है, जल्दी प्याली खाली करो, मुझे भी पीनी है। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। चारों तकरीब कर जैक के सिवाय चाय के छोटे छोटे घूंट भर रहे थे। उनकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। मैंने प्याली दोबारा उठा लिया। मुझे किसी हालत में ये चाय नहीं पीनी थी। मुझे जो कुछ करना था मैंने 1 सेकंड में ही सोच लिया था। जैक उस वक्त तकरीब कर नंदलाल से कुछ कह रहा था। नंदलाल चाय की आधी प्याली खाली कर चुका था। उन चारों के मैदे में चाय के साथ धमाका खेज मवाद पहुंच चुका था और उसने मैदे के तेजाबी मादे से मिलकर अपना केमियावी अमल शुरू कर दिया था। मैंने एकदम हाथ के इशारे से जैक और नंदलाल को इस अंदाज में खामोश रहने को कहा जैसे मुझे बाहर कोई आवाज़ सुनाई दी हो। जैक ने मेरी तरफ देखकर ऐसा से पूछा, क्या बात है? मैंने चाय की प्याली ज़मीन पर रखते हुए कहा, बाहर कोई है। इसके साथ ही मैं मशीन गन हाथों में थाम कर तेजी से बाहर निकल गया। मैंने अपने आप को मौत के मुंह से निकाल लिया था। शहर में आते ही मैं दौड़कर दरख्तों में चला गया। यहाँ चांदनी नहीं थी, अंधेरा था। मैं कोठड़ी से कोई 100 फुट दूर एक दरख्त के नीचे इस तरह बैठ गया कि मेरी मशीन गन का रुख कोठड़ी के दरवाजे की तरफ था। मैं जानता था कि जैक और नंदलाल भी असला लेकर ज़रूर बाहर निकलेंगे। मुझे नंदलाल की परवाह नहीं थी, वो तो धमाके से फटने वाला था। मुझे जैक यानी अपने पार्टी लीडर की फिक्र थी। उसने धमाका खेज वाली चाय नहीं पी थी और उसके पास स्टेन गन भी थी। मैं सांस रोके स्टेन गन का रुख कोठड़ी की तरफ किया। उन तकरीबकारों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। कोठड़ी के अंदर 5 आदमी थे। 4 को धमाके से उड़ना था। अगर जैक यानी तकरीबकार पार्टी का लीडर बाहर न भी निकलता तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 आदमियों के धमाके में उसका भी उड़ जाना यकीनी था, क्योंकि उस धमाका खेज मवाद की तबाही की शिद्दत का मुझे तजर्बा हो चुका था। सिर्फ जैक ने चाय नहीं पिया, लेकिन मुझे ये भी ख्याल था कि पी थी। कोठड़ी से मेरे निकल आने के बाद हो सकता है उस चाय की प्याली में से एक आध घूंट भर लिया हो। किसी आदमी को धमाके से उड़ाने के लिए उस चाय का एक घूंट ही काफ़ी था। लेकिन मैं अंधेरे में दरख्त की ओट में घात लगाकर तैयार बैठा था कि अगर जैक 10 मिनट के अंदर अंदर हलाक न हुआ तो मैं उसे मशीन गन के एक ही ब्रश से भून डालूंगा। मेरे पास घड़ी नहीं थी। मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि 10 मिनट गुजर चुके हैं या नहीं। इतने में कोठड़ी में से एक आदमी बाहर निकल आया। कोठड़ी के आगे सहन में जर्द चांद की फीकी सी चांदनी फैली हुई थी। मैंने उसे पहचान लिया। ये नंदलाल था। उसने मेरे सामने चाय पी थी। उसका जिस्म धमाके से फटने के करीब था। साथ ही हमारा पार्टी लीडर जैक भी आ गया। जैक के हाथ में स्टेन गन थी। दोनों के इधर उधर देखने लगे। नंदलाल ने मुझे आवाज़ दी, मुरली प्रसाद। मैं दरख्त के पीछे दबे कर बैठा रहा। 3 हिंदू तकरीबकार कोठड़ी के अंदर ही थे। गुल खान ने मुझे बताया था कि इस बार उसने धमाका खेज महलूल का वक्त थोड़ा बढ़ाकर 5 से 10 मिनट कर दिया है। यानी पहले ये मवाद 5 मिनट में फट जाता था, मगर अब उसे फटने में 10 मिनट लगते थे। मुझे पसीना आ गया। कुछ नहीं हो रहा था। या खुदा, कहीं गुल खान का तजर्बा फेल तो नहीं हो गया। इस दौरान एक और तकरीबकार कोठड़ी से बाहर आ गया। उसने बाहर आते ही पूछा, क्या हो गया है लाला? अभी ये फिक्र उसके मुंह में ही था कि एक धमाका हुआ, फिर दूसरा धमाका हुआ और मेरी आंखों के सामने नंदलाल और अंदर से जो तकरीबकार बह रहा था, दोनों का जिस्म फटकर आग के शोलों के साथ रेजा रोजा होकर बिखर गया। जय कुचल कर एक तरफ गिरा। वो गिरते ही उठा और घबराहट में वो सीधा उन दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा जहां मैं घात लगाए बैठा था। मैं उठ खड़ा हुआ। जैक मेरी जद में था।
ट्रैकर पर मेरी उंगली का दबाव पड़ा और स्टेन गन से पूरा बरस्ट निकल कर जैक के जिस्म को छलनी कर गया। वो मुंह के बल आगे को गिरा। इसके साथ ही कोठड़ी के अंदर दो धमाके एक ही वक्त में हुए थे और कोठड़ी की छत और दरवाज़ा उड़ गया। अंदर से शोलों का बदल उठकर आसमान की तरफ ऐसे बुलंद हुआ जैसे अंदर कोई छोटा बम फट गया हो। इसके फौरन बाद वहाँ खामोशी छा गया। कोठड़ी के दरवाजे के टुकड़े इधर उधर बिखर कर जल रहे थे। मैं इंडियन बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं था, बल्कि बॉर्डर के ऊपर ही बैठा था। भारतीय बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स सिपाहियों ने इस धमाके की आवाज़ अगर सुन ली थी तो वो ज़रूर इस तरफ आ रहे होंगे। इसलिए मेरा वहाँ ठहरना मुझे एक नई मुसीबत में फंसा सकता था। मैंने सिर्फ इतना किया कि जैक की लाश को देखकर तसल्ली की कि वो जिंदा तो नहीं है, वो मर चुका था। मशीन गन की 11-12 गोलियां उसके जिस्म को उधेड़ कर दूसरी तरफ से निकल गई थीं। उसकी लाश खून में लथपथ ऊंधी पड़ी थी। मैंने स्टेन गन कंधे से लटकी और धुंधली चांदनी वाली रात में वापस जम्मू शहर की तरफ तेज तेज चलने लगा। मेरी स्टेन गन में भी बहुत गोलियां थीं, आधे से ज़्यादा उसका मैगजीन भरा हुआ था। मैं उसी रास्ते पर चला जा रहा था जिस रास्ते पर पार्टी लीडर जैक हमें लेकर आया था। धमाका खेज मवाद का बचा हुआ महलूल मेरी जेब में शीशी में महफूज पड़ा था। मैं उसकी कारकर्दगी पर बेहद खुश था। ये कमाल चीज़ हमारे मास्टर सिपाही और एक्सप्लोरीज के महर गुल खान ने बनाई थी। मैं पहले तेज तेज चल रहा था। चांद थोड़ा ऊपर आकर एक तरफ टीले के पीछे हो गया। माहौल पर अंधेरा छा गया। इस ख्याल से कि ये बॉर्डर का इलाका है, मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मैंने जॉगिंग के अंदाज में दौड़ना शुरू कर दिया। जब मैं जयवरदास से काफ़ी दूर निकल गया तो एक जगह बैठकर थोड़ा सांस लिया और दोबारा चल पड़ा। अब मैं नॉर्मल रफ्तार से जा रहा था। मैं ठीक उन रास्तों से होकर गुजर रहा था जिन रास्तों से जैक हमें लेकर आया था। आसमान पर तारे चमक रहे थे। आसमान पर मशरक़ की जानिब नीली रोशनी का गुबार सा फैलने लगा। ये सुबह काज़िब की रोशनी थी। काज़िब की रोशनी उस रोशनी को कहते हैं जो सुबह होने से बहुत पहले मशरक़ के उफ़क़ पर नमूदार होती है। इसको काज़िब इसलिए कहते हैं कि ये झूठी होती है, यानी लगता है सुबह हो गई है मगर अभी सुबह नहीं हुई होती। मैं उस गांव के करीब से भी गुजर गया जहाँ से जैक हमारे लिए रस्सी और ज्वार की रोटियां लाया था। मैं उस गांव से आगे पहुंचा तो सुबह काज़िब के बाद सुबह सादिक की नूरानी रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। मैंने एक पहाड़ी नाले पर मुँह हाथ धोया, थोड़ा पानी पिया और उस कच्ची पगडंडी पर आ गया जो ऊंचे ऊंचे ज्वार के फसल के खेतों में चली जाती थी। मुझे मालूम था कि अभी जम्मू काफ़ी दूर है और अगर मैं पैदल चलता रहा तो मुझे मज़ीद एक दिन इन पहाड़ियों और मैदानों में से चलना पड़ेगा जिस तरह के हम आधी दफ़ा चल कर आए थे। मेरे पास इस सफ़र को मुख्तसर करने का और कोई ज़रिया नहीं था। मैंने सोचा कि दिन के वक्त किसी जगह छुप कर सो जाऊंगा, 3-4 घंटे सोकर फिर आगे चलूंगा। जब सूरज निकल आया और चारों तरफ रोशनी हो गई तो मैंने खड़े होकर जायजा लिया कि मैं कहीं असल रास्ते से भटक तो नहीं गया। कुछ दरख्तों और दो एक छोटे टीलों को मैंने पहचान लिया। मैं ठीक सिमत जा रहा था। मेरी जेब में इंडियन करेंसी में कुछ पैसे मौजूद थे मगर हमें गैर आबाद रास्तों से पाकिस्तान के बॉर्डर तक लाया गया था। ये ऐसे रास्ते थे जहाँ लारियाँ तांगे वगैरह नहीं चलते थे, वरना मैं किसी लारी या यक्के में सवार होकर जम्मू जल्दी पहुँच सकता था। चलते चलते मेरी बाएं तरफ आमों का एक घना बाग आ गया। ये बाग वीरान पड़ा था चूँकि आमों की फसल का मौसम नहीं था और इसलिए बाग में किसी रखवाले वगैरह का कोई झोंपड़ा नहीं था। एक जगह ज़मीन थोड़ी साफ थी, मैं वहीं लेट गया। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि मैं खतरे के मकाम से बहुत दूर निकल आया हूँ। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आदमी मुझ तक नहीं पहुँच सकते। चुनाचे मुझे बड़ी जल्दी नींद आ गई। सोकर उठा तो सूरज दरख्तों के ऊपर आ गया हुआ था। मैंने आम के बाग से बाहर आकर देखा। दूर से मुझे वो पहाड़ नजर आए जिनकी दूसरी तरफ जम्मू शहर था। उन पहाड़ों को मैं एक दिन पहले वहां से गुजरते हुए देखकर उनकी निशानी दिल में लगा चुका था। मेरे सामने वीरान मैदान फैला हुआ था। मैं पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक जगह छोटा सा कुआं आया। ये कुआं शायद इसलिए बनाया गया था कि आते जाते मुसाफिर यहाँ अपनी प्यास बुझा सकें। कुएं के ऊपर चरखी के साथ टीन का डोंगा लटक रहा था। मैंने कुएं में झांक कर देखा।
نیم پہاڑی علاقے کے کنویں بھی کافی گہرے ہوتے ہیں اور پانی کافی گہرائی میں جا کر نکلتا ہے۔ پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ڈوگا کنویں میں ڈال کر پانی نکالا۔ پانی صاف اور میٹھا تھا۔ مجھے بھوک ضرور تھی مگر پیاس کی شدت زیادہ تھی۔ میں نے پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا، تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر آگے کو چل پڑا۔ دوپہر کے بعد قریباً تیسرے پیر کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک جگہ امرودوں کا باغ دیکھا۔ یہ جنگلی امرودوں کا باغ تھا۔ درختوں پر کچے پکے امرود لگے تھے۔ میں نے 4-5 پکے ہوئے امرود توڑ کر کھا لیے۔ شام ہو رہی تھی کہ مجھے دور جموں شہر کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جس وقت میں جموں شہر کے مضافات میں سے گزر رہا تھا تو رات ہو گئی تھی۔ دریا کی دونوں جانب شہر کی روشنیاں اونچی نیچی ڈھلانوں پر جھلملا رہی تھیں۔ یہاں میں نے ایک تانگا لیا اور اس ہوٹل میں آ گیا جہاں ہم سب نے ایک رات اور ایک دن گزارا تھا۔ ہوٹل والا میری صورت سے آشنا تھا۔ میں نے وہی کمرہ لے لیا جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ کمرے میں آ کر میں نے جوتے اتار پھینکے، پاؤں دھوئے اور بستر پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ دروازے کو میں نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ ایسا سویا کہ دوسرے دن صبح کے وقت آنکھ کھلی، اٹھ کر غسل کیا، ناشتہ کیا۔ معلوم ہوا کہ دلی جانے والی جموں ایکسپریس نکل چکی ہے۔ اب دوپہر کو ایک پیسنجر ٹرین جلندھر جائے گی۔ میں دوپہر تک ہوٹل میں ہی رہا۔ دوپہر سے ذرا پہلے ہوٹل سے نکلا اور سیدھا جموں کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ میں کوئی گولہ بارود کا ذخیرہ اڑا کر نہیں آیا تھا کہ جس کا لرزاخیز دھماکہ ہوا اور آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا۔ میں نے بڑے آرام سے 5 پاکستان دشمن بھارتی تخریب کاروں کو جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے محدود قسم کے 4 دھماکے ہوئے تھے اور ایک تخریب کار کو مشین گن کا برسٹ مار کر موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اگرچہ بارڈر کے قریب کا علاقہ تھا مگر دھماکوں کی آواز زیادہ دور تک نہیں گئی تھی، اس لیے میں قدرے مطمئن تھا کہ پولیس یا خفیہ پولیس کا کوئی آدمی میری تلاش میں نہیں ہوگا۔ میں ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین جلندھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ایک پل مرمت ہو رہا تھا۔ یہ صوبہ کی طرف سے کھولا گیا تھا۔ وہاں گاڑی نے 2 گھنٹے لگا دیے۔ جلندھر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ یہاں سے رات کو دلی جانے والی گاڑی ملی۔ دلی پہنچا تو صبح قذب کا وقت ہو رہا تھا۔ اسٹیشن پر اترتے ہی سیدھا بستی نظام الدین اولیاء کی طرف روانہ ہو گیا۔ موٹر رکشے نے جلدی پہنچا دیا۔ مغل شہزادے کی خانقاہ کے قریب سے ہوتا ہوا گول خان کے پرانے مکان میں آ کر خفیہ جگہ سے چابی نکالی، دروازہ کھول کر اندر گیا۔ دروازے کو کنڈی لگی اور جوتے اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر کے اوپر سے 1 من کا بھاری وزن اتار دیا ہو۔ میرا کمانڈو مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا۔ 5 تخریب کاروں کو لاہور میں متعین بھارتی تخریب کار سمیت میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ اب سب سے مشکل مرحلہ میرے آگے آ رہا تھا۔ وہ مرحلہ یہ تھا کہ میں اگر دلی کے قلعے والے تخریب کار ٹریننگ سینٹر میں گیا تو سینٹر کے چیف کو کیا بتاؤں گا کہ میرے ساتھیوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر وہ مارے گئے تو کیسے مارے گئے، کس نے انہیں مارا، اور اگر وہ مارے گئے تو میں کیسے زندہ بچ گیا۔ ضروری امر تھا کہ انہیں مجھ پر شک پڑتا کہ کہیں پاکستان کا جاسوس تو نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں پروفیسر اور گل خان سے مشورہ بہت ضروری تھا۔ جب ذرا دن چڑھا تو میں نے بستی نظام الدین کے گیٹ کے قریب جو ٹیلی فون بوتھ تھا وہیں سے گل خان کو فون کیا اور اسے کوڈ الفاظ میں بتایا کہ میں آ گیا ہوں۔ گل خان نے کہا کہ وہ پہنچ رہا ہے۔ 1 گھنٹے بعد گل خان اور پروفیسر جمشید دونوں میرے پاس پہنچ گئے۔ میں نے انہیں ساری رودات سنائی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پروفیسر اینک کے شیشے صاف کر رہا تھا۔ کہنے لگا تم نے سب کچھ جلدی میں کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں ان کے ساتھ پاکستان چلے جانا چاہیے تھا۔ اگر پاکستان جا کر تم انہیں ہلاک کرتے تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی۔ اب معاملہ مشکوک ہو گیا ہے۔ گول خان نے بھی پروفیسر کی تائید کی۔ میں نے کہا اگر میں ان کے ساتھ پاکستان چلا جاتا تو انہیں ہلاک کرنے کے بعد مجھے واپس آنے میں مشکل پیش آ سکتی تھی۔ پاکستان کا بارڈر کراس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔